जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत का एक और नया अंक प्रस्तुत है। श्रोताओं, हमें ज्ञात है कि कोरोना के कारण जिस लॉकडाउन का हमें सामना करना पड़ा उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा। उत्पादन बहुत कम हुए, बल्कि कहा जाए कि सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में उत्पादन न्यूनतम स्तर पर आ गए। कारखाने बंद हो चुके थे, ऑफिसेज बंद हो चुके थे। ऐसे में उनकी भूमिका लगभग शून्य होने चली थी। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने ये संकट गहराने लगा था और सरकार भी बहुत अधिक चिंतित थी। इसी से बाहर निकलने हेतु भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की एक नई योजना की शुरुआत की। जो बैंक थे उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो नए उद्यमियों को, विशेषकर छोटे उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करें, उन्हें विशेष ऋण देने की योजनाएं चलाएं, ताकि इन उद्योगों में न केवल उत्पादन बढ़े बल्कि उनको जिस धन की आवश्यकता थी वो भी बैंकों के माध्यम से प्राप्त हो सके। ये किस प्रकार की योजना थी? ये जो भारत सरकार ने जिस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की, उसका लाभ किस प्रकार उद्यमी उठा सके, किस प्रकार नए उद्यमी सामने आकर देश के औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका निभा सके, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आज देश का हर युवा विचार कर रहा होगा। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर हमने आज बातचीत की भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री पीसी बरोड़ से। आपने गोरखपुर के विकास के लिए तमाम योजनाओं के विषय में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। इस बातचीत के अलावा आप अंजू मिश्रा और सखियों की आवाज में कुछ लोकगीत भी सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री पीसी बरोड़ के साथ टेलीफोन पर की गई इस बातचीत के साथ। श्रोताओं नमस्कार। आज हम लॉकडाउन की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आने लगी है। जो कारोबार बंद पड़े थे, जो प्रतिष्ठान बंद पड़े थे, अब वो धीरे धीरे अपने कार्यों को आरंभ कर रहे हैं। इस बीच आर्थिक संकट जो बहुत गहरा हो गया था, हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन लगभग ठप हो गया था और जो भी सेवा कार्य थे वो भी प्रभावित हुए थे। लेकिन सरकार ने प्रयास के तहत कोशिश किया कि भारत में फिर से आर्थिक उत्थान हो, आर्थिक समृद्धि की गति तेज हो, और इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की अपील की। सभी जनता से इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा और इसका उत्तरदायित्व दिया बैंकों पर।
बैंकों के माध्यम से ये आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, बैंक कितना सपोर्ट करेंगे आम लोगों को, ताकि हमारी आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ सकें और भारतवर्ष फिर से खड़ा हो सके। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ हैं भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर के उप महाप्रबंधक श्री प्रकाश चंद्र बरोड़ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन हुआ लगभग 70 दिनों का, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, कितनी प्रभावित हुई है और आने वाला समय कितना कठिन होगा, किस प्रकार की स्थिति है, क्या प्रभाव पड़ा है? सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वाले को नमस्कार करता हूं और ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना महामारी है, ये हमारी सरकार ने, हमारे शासन ने बहुत अच्छे से इसको डील किया है, बहुत अच्छे से। लेकिन ये संकट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम सबको अभी भी सतर्क रहना है। हम सबको अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी। अब अर्थव्यवस्था जो है हमारी, यस ऑफ कोर्स, इस पे बहुत असर आया है, क्योंकि लगभग सारी गतिविधियां जो थी वो बंद हो चुकी थी। तो आरबीआई के अनुमान के हिसाब से हमारी जो जीडीपी होगी इस साल की, वो स्लाइटली नेगेटिव टू स्लाइटली पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। और ये संभावित है, क्योंकि पहले 2 महीने तो पूर्णतया पूरे ख़त्म हो चुके हैं। हमारी कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं हुई है, उत्पादन सारा बंद हो गया है, सर्विस इंडस्ट्रीज सारी लगभग रुक सी गई हैं। तो यस, हम सब पे बहुत असर हुआ है। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत ही आशान्वित हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वो दम है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में वो फैक्टर्स हैं कि हम ये जो सुस्ती आई है इससे बाहर निकल सकते हैं। जी सर, उन फैक्टर्स के विषय में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं, जिनके आधार पे हम इतना आत्मविश्वास दर्शा रहे हैं, आपको भी इतना भरोसा है कि आने वाले समय में हम फिर से खड़े हो सकेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर्स आप इम्पोर्टेंट समझते हैं सर? जी देखिए, ये जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात करी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। जो एक स्टिमुलू, जो गवर्नमेंट का जो पैकेज है, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक कदम है इस दिशा में। अब ये जो आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, तो इसमें जो एक बात जो हमें दी गई है वो है वोकल फॉर लोकल। मतलब कि हमें लोकली सब कुछ देखना चाहिए, जो लोकल बनता है उसे काम में लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए 3 फैक्टर्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से। कि पहली बात तो हमें एक ये सोच समझ के करना है कि हम जहाँ तक संभव हो या जो भी संभव हो, हमें लोकल प्रोडक्ट, लोकल सर्विसेज ही यूटिलाइज करनी चाहिए। अब लोकल प्रोडक्ट या लोकल सर्विसेज यूटिलाइज करनी है या काम में लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास वो लोकली पैदा भी होना चाहिए, वो सर्विस मिलना भी चाहिए। तो ये रहा दूसरा फैक्टर। अब बात यह है कि अगर लोकल कुछ पैदा करना है तो इसके लिए आपको कुछ छोटी सी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। कॉटेज इंडस्ट्री हो, माइक्रो इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल एमएसएमई कुछ भी हो, जिससे कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। या आपको कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज लगाना होगा, चाहे जितनी भी हो, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे 2 लोगों का हो, चाहे 200 का लोगों का हो, तो वो होगा। अब ये लोकली करने के लिए आपको संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? इसके लिए बैंक का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने, राज्य सरकार ने और अपनी केंद्रीय सरकार, दोनों ने इस बारे में बहुत सोच समझ के बैंकों को साथ लेके बैंकों को दिशा निर्देश दिया है कि आपको इसमें योगदान करना है। बैंक्स एनीवे इसमें योगदान करते रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो एमएसएमई सेक्टर है, इसके लिए एक जो कोविड फैसिलिटी के जो थी, उसमें 10% एडिशनल जो लिमिट देना था, वो सभी एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल था कि आप जितनी भी लिमिट किसी की है, आप उसको 10% एडिशनल फैसिलिटी दे दीजिए। और वो मामूली फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे बैंकों ने वो किया। लेकिन जो बड़ा कदम उठाया गया है, बैंक ने जो 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज घोषित हुआ था बैंकों के लिए, वहाँ एक 3 लाख करोड़ का एक गारंटीड फंड क्रिएट किया गया। जो गारंटीड फंड जो है वो बैंकों को लोन देने के लिए गारंटी देगा।
और 100% गारंटी देगा, जो आज तक नहीं हुआ था। अभी तक केवल 75% था। उसका गारंटी का मतलब ये है कि सरकार ने कहा कि आप MSME सेक्टर को सर्टेन कंडीशन के हिसाब से आप इनको जो भी इनका 29 फरवरी को बकाया था, आउटस्टैंडिंग था, उसका 20% आप उनको एडिशनल दीजिए। अब ये जो 20% है ये 100% गारंटीड है उस गारंटी फंड से। तो इससे फ़ायदा बैंकों को ये हो गया है कि बैंकों के पास जो अभी एडिशनल फंड्स पड़े हैं, क्योंकि लोन हो नहीं रहे हैं, तो ये एडिशनल फंड जो है वो उद्यमी जो है उनके पास जाएंगे तो वो अपनी एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ वो अपनी चालू करेंगे। और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि गोरखपुर सेंटर से जो हमारा गोरखपुर मॉड्यूल है, इसमें हमने 1 तारीख से 5 तारीख तक 1000 से ज़्यादा MSME यूनिट्स को 75 करोड़ से ज़्यादा डिस्बर्समेंट कर चुके हैं। आप ये देखिए कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक 1000 से ज़्यादा यूनिट्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और हमारा टारगेट ये है कि हम जितना जल्दी हो सब यूनिट्स को कवर कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। जी। सर, ये जो पैकेज आया या जो भी सुविधाएं दी गई वो उनके लिए था जो पहले से इंडस्ट्री लगाए हुए थे, जिनकी अच्छी रेपुटेशन थी, बैंक का जो लोन लिए थे पहले उसको उन्होंने रिपेमेंट भी ठीक से किया था, उनके लिए ये सपोर्ट रहा। लेकिन नए एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए क्या, क्योंकि ये लोकल की बात हुई है तो लोकल बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, लड़के होंगे, युवा होंगे जो ट्रेंड भी हो सकते हैं, नहीं भी ट्रेंड हो सकते हैं और वो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सपोर्ट किया जा रहा है? बैंक उनको लोन देने के लिए क्या कोई विशेष फैसिलिटी प्रदान कर रही है? देखिए, इनके लिए नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो अपने आप में इतना एडिक्वेट है कि जहाँ कहीं पे भी कोई कॉम्पिटिटिव पर्सन है और जिसके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी हैं। हम तो चाहते हैं कि अच्छे युवा, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे बिजनेसमैन आगे आएं, हमें संपर्क करें, जिससे कि हम उनको फैसिलिटीज़ दे दें। मैं आपको ज़्यादा ना बता के ये कहें, मुद्रा लोन 10 लाख तक इजीली अवेलेबल है। कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। और जो कोई भी अप्रोच करता है, इनफैक्ट हम तो मुद्रा लोन 50,000 तक का मुद्रा लोन, अगर जो है कोई छोटा है, रेडी वाला है, जो चाट का ठेला लगाता है, सब्जी का गाड़ा लगाता है, ऐसे लोगों को हम बिना कोई पेपर साइन किए, अगर वो हमारा अकाउंट होल्डर है, हम उसको ई मुद्रा के माध्यम से 50,000 इमीडिएट सैंक्शन हो जाता है। कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत, लेकिन उसके ऊपर है तो आपको थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये दुकान शुरू करना चाह रहा हूँ, या मैं इसका उत्पादन करना चाह रहा हूँ, या मैं मिठाई की दुकान करना चाह रहा हूँ, या मैं रिटेल शॉप करना चाह रहा हूँ, या मैं जो कुछ भी है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा और ये बहुत आसानी से हो जाता है। इनफैक्ट इसके ऊपर भी जो है कोलेट्रल फ्री लोन, बिना सिक्योरिटी वाले लोन की स्कीम्स अवेलेबल हैं। जैसे अपनी स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम है, जहाँ पे कोई भी लेडी एंटरप्रेन्योर या रिजर्व कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको आसानी से लोन मिलता है, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलता है। और बैंक की अपनी स्कीम्स तो बहुत सारी हैं ही हैं। अगर किसी भी स्कीम में फिट नहीं बैठते हैं तो बैंक की अपनी स्कीमें हैं, बैंक को कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आप के पास वो स्किल है, अगर आपके पास में एडिक्वेट नॉलेज है, तो बैंक आपके साथ है। जी। श्री PC बरोड़ से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं अंजू मिश्रा और सखियों की आवाज में ये लोकगीत। रते ठाड़ करो मैया नी मातले, रते ठाड़ करो मैया नी मातले, नी मातले हमें वाके तले, नी मातले हमें वाके तले, रते ठाड़ करो, रते रोक दियो मैया नी मातले, रते रोक
और अब आइए श्री पीसी बरोड़ से की गई बातचीत का शेष अंश सुनते हैं। अच्छा सर, चूंकि आप गोरखपुर में लगभग 2 वर्षों से हैं और गोरखपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ के इंडस्ट्री अगर लगाई जाए तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो आपने क्या रीड किया, यहाँ के लोगों में किस तरह की उद्योग लगाने के प्रति ज़्यादा जागरूकता है, किस प्रकार के लोग आपसे ज़्यादा अप्रोच करते हैं आपके पास, या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना होती है, जो अंदर से जो इच्छा होती है, वो कितना दिखाई पड़ा यहाँ के लोगों में आपको? देखिए, गोरखपुर जो है वो पूर्वांचल का बहुत बड़ा सेंटर है। गोरखपुर जो है वो बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला शहर है। गोरखपुर जो है वो अपने आप में जो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे कैश फ्लो बहुत है, और खासियत ये है कि गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। तो ये जो है इसे एक ताकत बनाया जा सकता है। ये जो जनसंख्या है यहाँ पे अपने पास उतने काम करने वाले हाथ हैं। अगर गोरखपुर के आसपास कोई भी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाई जाए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगी, लेबर ओरिएंटेड। प्लस यहाँ पे देखिए आसपास में बहुत सारी फ्लावर मिल्स हैं। ओके, तो फ्लावर मिल लार्ज स्केल तो बहुत है, लेकिन आप एग्रो प्रोडक्ट के जो छोटे छोटे यूनिट्स अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत सक्सेस होने के चांसेस हैं। जी 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 सर, चूंकि ये क्षेत्र जो है हमारा बहुत सारी समस्याओं से भी ग्रसित रहा है। यहाँ गरीबी भी रही है, थोड़ा अशिक्षा भी रही है, और बाढ़ वाला क्षेत्र तो है ही है, लेकिन वो हमारी ताकत भी है। बाढ़ के कारण अच्छी कृषि भूमि मिलती है, लेबर जनसंख्या ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो लेबर भी बहुत उपलब्ध है। अभी हाल का जो ये कोविड-19 का जो दौर रहा, इसमें महानगरों से बहुत बड़ी संख्या में लेबर इधर पलायित होकर आए हैं, वापस आए हैं अपने अपने घरों की तरफ। बहुत टीवी चैनल्स पे और मीडिया में बहुत उनको हाईलाइट भी किया गया। क्या ऐसा भी हुआ कि कुछ बाहर से लोग आए और वो वापस न जाने का उन्होंने ठान लिया है और आकर यहाँ वो चाहते हैं कि अपना कुछ बिजनेस या कुछ धंधा स्टार्ट करें? क्या ऐसे लोगों को आपने कोई प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष प्रयास किया है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे और एक स्टेट बैंक के एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पे ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि वो यहीं अपना कुछ रोजगार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, अभी 2-4 दिन से ही जो हमने इस क्षेत्र में अभी तक कोई स्ट्रक्चर्ड काम नहीं किया है। अभी तक स्टेट बैंक ने जो कुछ भी किया है कि जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनको खाना खिलाया है, हम लोगों ने पानी दिया है, वो वैसी व्यवस्थाएं जो करी हैं वो करी हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि उनके लिए हमने रोजगार के लिए क्या किया है, तो अभी इस समय हम नहीं कुछ कर पाए हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र में काम जरूर करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जो स्किल्ड लेबर बाहर से आया है वो जिस भी क्षेत्र में वो स्किल्ड थे वो एक्टिविटी यहाँ शुरू करे। हम चाहेंगे कि जो लेबर क्लास लोग थे जो कहीं और काम कर रहे थे वो यहाँ के एग्री एरिया में काम करें, जिससे कि यहाँ पे और ज़्यादा उत्पादन हो, इस एरिया का और विकास हो। एंड यस, ऑफ कोर्स स्टेट बैंक जहाँ कहीं संभव होगा इसमें साथ जरूर देगा। जी 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 स्टेट बैंक निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में हमेशा से आगे रहा है, लोगों के कल्याणकारी कार्यों में भी बहुत आगे रहा है, सामाजिक सेवाओं में बहुत कुछ उसकी भागीदारी रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और भारतीय स्टेट बैंक हमारे विकास की गति को फिर से पटरी पर लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री प्रकाश चंद्र बरोड़ जी, चलने से पहले हम आपसे कुछ ऐसी बातें जानना चाहेंगे जो आपकी व्यक्तिगत रुचि की रही हैं। ये जो लॉकडाउन का पीरियड मिला, बैंक हालांकि काम निरंतर करते रहे, लेकिन फिर भी बाकी लोग अपने घरों में रहे, घरों से काम किए, तो आपको जो मौका मिला, अगर यूँ तो आप ऑफिस जाते ही होंगे प्रतिदिन, लेकिन अगर आपको कुछ फुर्सत के क्षण मिले तो इस पीरियड का आपने किस प्रकार से सदुपयोग किया? क्या कुछ आपने कुछ पढ़ा लिखा या कुछ खास काम किया, उसके विषय में बताइए। देखिए, ये लॉकडाउन हुआ, ये महामारी आई, ये बहुत दुखद समय है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा समय फिर किसी को देखने के लिए ना मिले। बहुत से लोग दुखी
सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ा उनको, भूखे रहना पड़ा, खाने की दिक्कतें थी, बीमारियां हुई और दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन ये जो लॉकडाउन है इसमें पर्सनली मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ है। वो फ़ायदा ये हुआ है कि जो एक व्यस्त जीवन था, जो हमारी सुबह 7:30 8 8:30 बजे एक्टिविटी शुरू हो जाती थी और रात को 9 साढ़े 9 10 बजे तक चलती रहती थी, इस पे एक लगाम लगी है। और ऑफ कोर्स कुछ दिनों वर्क फ्रॉम होम हुआ, लेकिन बाद में ऑफिस भी जाना होता था, बट 10 बजे जाके 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग ख़त्म कर लेते थे। तो इसमें बहुत समय मिला। तो एक आत्मचिंतन जो बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं, वो अपने आप को, और इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन वक्त की कमी जो थी वो इसमें बाधा रहती थी। तो इस दौरान मुझे बहुत सारी अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिली, खासकर कुछ कविताओं के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैंने वो पढ़ी। और कुछ क्वालिटी टाइम जो है वो परिवार के साथ भी बिताने का मौका मिला मुझे। जी सर, क्या आप लिखते भी हैं? मैं लिखता भी हूँ ऐसे और पढ़ने का शौक़ तो बहुत है। कुछ हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे नहीं? कुछ सुनाया जाए तो मैं अपने शिवमंगल सिंह सुमन की एक रचना है जो मैं बहुत पर्सनली फॉलो करता हूँ उनको, और उनकी रचना अपने आप में बहुत मैं तो कभी कभार बोलता हूँ कि पूरी गीता का सार उसमें है। और वो कविता का शीर्षक है वरदान मांगूंगा नहीं। और वो काफ़ी बड़ी है, मैं उसका एक ही आपको स्टांजा सुनाता हूँ। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले, कर्तव्य पथ पे जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी कविता, प्रेरक कविता और आत्मबल देती है व्यक्ति को। मुझे लगता है कि आपकी ये जो प्रेरणा वाली कविताएं रही हैं, यही आपको इतनी सक्षमता के साथ, इतने बेहतरीन तरीके से आपको काम करने की ताकत दे रही हैं। आपने हमसे बातचीत की, इतना समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी तरफ से आपको और हमारे सभी श्रोतागणों को, गोरखपुर वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अंजू मिश्रा और सखियों की आवाज में ये लोकगीत।
इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।